हेलो फ्रेंड, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। फ्रेंड्स, इस समय हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कर रहे हैं। इससे पहले हमने इसकी क्लासेस ले ली थी। हमने पहला वीडियो कल के वीडियो में देख लिया है। लगभग उसमें हमने 25 प्लस या 30 प्लस क्वेश्चन किए हैं। आज भी हम ऐसे ही करेंगे, यानी कि टोटल मेरे पास 60 प्लस क्वेश्चन थे। ओके, तो कंप्लीट ये होगा हमारा। तो हम इस समय किसके क्वेश्चन कर रहे हैं? राष्ट्रीय शिक्षा नीति के, और इन्हें कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे। अगर आपने पिछले हमारे वीडियो देखे हैं तो आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो प्लीज़ वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप क्वेश्चन करिए तो ज़्यादा सही रहेगा। ओके, तो चलिए हम आते हैं सीधे क्वेश्चनों पे। जो हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन कर लिए हैं उनको भी देख लीजिएगा, और पुरानी वीडियो ज़रूर देखिए। शिक्षा नीति की थ्योरी की क्लास देखिए, उसमें कुछ भी नहीं छोड़ा गया है। अगर आप उसे पढ़ ले रहे हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन कहीं से भी नहीं गलत होगा। जिसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो या तो संभावित हैं आपके, या तो किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। ओके, तो चलिए हम सीधे आते हैं अपने क्वेश्चनों पे। तो एक मिनट। ओके, तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 3 से 6 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क, सुरक्षित एवं उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने का लक्ष्य किस वर्ष रखा गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए इस पर। फिर से एक बार क्वेश्चन रिपीट करते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 3 से 6 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क, सुरक्षित एवं उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने का लक्ष्य वर्ष रखा गया है। ऑप्शन है आपका 2023, 2025, 2025, 2027। तो इसका सही आंसर होगा 2025। तो सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 3 से 6 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क, सुरक्षित एवं उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने का लक्ष्य 2025 को रखा गया है। तो आपका ये आंसर सही हो गया। फिर आगे हम बात करते हैं कि नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस कक्षा को आधार बनाकर 2025 तक बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान सुनिश्चित करने पर बल दिया गया है? ओके, फिर से हम क्वेश्चन रिपीट करते हैं कि नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस कक्षा को आधार बनाकर वर्ष 2025 तक बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को सुरक्षित करने पर बल दिया गया है? तो इसमें आपका ऑप्शन बनता है कक्षा 1 से 3, कक्षा 1 से 5, और यहाँ पे आपका मिट गया है कक्षा 1 से 4 है, और कक्षा 1 से 6 है। तो हमारा सही आंसर होगा कक्षा 1 से 5, यानी कक्षा 1 से 5 में बुनियादी शिक्षा, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को सुनिश्चित करने पर बल दिया गया है। क्योंकि बुनियादी शिक्षा यानी बेसिक शिक्षा ही होती है। और इसमें हमने पहले क्वेश्चन में क्या जाना था, ये सही था आपका 2025। फिर हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें आपके 1-2 क्वेश्चन हो सकता है रिपीट हो जाए, क्योंकि 1-2 जगह से लिए गए हैं क्वेश्चन, तो इसलिए आपके रिपीट होने के चांस बन सकते हैं। लेकिन सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और जो आपके एग्जाम में आए हैं या पूछे जाने की संभावना है, और हर तरीके के क्वेश्चन हैं आपका, या टेट, सीटेट, रीट, आप जो भी पढ़ रहे हैं, केवीएस, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा की सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करने वाले प्रमुख प्रावधान हैं। पहला ऑप्शन है आपका प्री स्कूल से माध्यमिक तक 100% सकल नामांकन। फिर दूसरा ऑप्शन है 3 से 18 वर्ष वाले विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। फिर तीसरा ऑप्शन है बालिकाओं, ड्रॉप आउट और आउट ऑफ स्कूली पर नज़र। और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो हम देखते हैं क्या है। पहला ऑप्शन है हमारा प्री स्कूल के माध्यम से 100% सकल नामांकन, ये आपका सही है। और 3 से 18 वर्ष तक के सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, ये भी सही है, क्योंकि हमने पिछली बार थ्योरी में पढ़ी है। और थ्योरी आप जरूर देखिए क्वेश्चन करने से पहले, तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। फिर अगला है कि बालिकाओं, ड्रॉप आउट और आउट ऑफ स्कूली पर नज़र। और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी, यानी कि इसमें आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। इसमें सही सभी ऑप्शन आपके सही हैं। फिर अगला हमारा क्वेश्चन है स्कूली शिक्षा हेतु प्रस्तावित नई पाठ्यचर्या 2020। ओके, नई पाठ्यचर्या 2020 एवं शिक्षा शास्त्रीय रूपरेखा आधारित है। किस पर आधारित है? कौन से पैटर्न पर? 10+2+3 पर, 5+3+3 पर, 3+5+3 पर, या 5+3+3+4 पर, यानी कि 5+3+3+4 पर। तो हमारा क्या हो जाएगा? चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ ठीक से दिख नहीं रहा, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया, ये आपका सही है। क्योंकि इससे पहले की जो हमारी पाठ्यचर्या थी वो 10+2 पर आधारित थी, और अब क्या हो गया है 5+3+3+4, क्योंकि इसमें प्री प्राइमरी को भी जोड़ दिया गया है, और ये आपका इंटर तक का हो गया है।
ओके, तो आपका ऑप्शन क्या सही होगा? नई पाठ्य रूपरेखा क्या है पाठ्यचर्या 2020 की? 5+3+3+4। ओके, फिर हम देखते हैं आगे के क्वेश्चन को। आगे क्या बात की गई है? आगे है 21वीं सदी के लिए अभीष्ट किन शैक्षिक कौशलों पर नई शिक्षा नीति 2020 पर जोर दिया गया है। ओके, पहला ऑप्शन है आपका आलोचनात्मक चिंतन एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण। फिर दूसरा है कक्षागत संचार एवं सहयोग एवं बहुभाषिकता। फिर तीसरा ऑप्शन है आपका नैतिकता एवं डिजिटल साक्षरता और उपरोक्त सभी। तो अब हम देखते हैं नई शिक्षा नीति 2020 में किस पर जोर दिया गया है। तो यहाँ पर आलोचनात्मक चिंतन की भी बात की गई है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भी बात की गई है, तो ये भी आपका सही होगा। फिर दूसरा ऑप्शन है कक्षागत संचार की बात की गई है। सहयोग और बहुभाषिकता पर भी बल दिया गया है, क्योंकि बहुभाषिकता वाले स्कूलों को भी स्थापित करने की बात की गई है। फिर अगली बात करते हैं नैतिकता एवं डिजिटल साक्षरता, यानी कि ऑनलाइन शिक्षा पर भी बल दिया गया, यानी कि इसमें सभी क्या होंगे? सभी ऑप्शन आपके सही होंगे, तो उपरोक्त सभी होगा इसमें। फिर अगला हम क्वेश्चन देखते हैं कि सभी बच्चों के लिए समान एवं समावेशी शिक्षा संबंधी नई शिक्षा नीति 2020 के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से हैं। ओके, क्या दिया है इसमें कि फिर से हम देखते हैं एक बार। इसमें दिया है कि सभी बच्चों के लिए समान एवं समावेशी शिक्षा संबंधी नई शिक्षा नीति 2020 के प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से हैं। तो हम देखते हैं कि कौन कौन से उद्देश्य हैं इसके। तो पहला क्या है आपका लैंगिक एवं वर्गीय सहभागिता वर्ष 2030 तक। फिर अगला है आपका प्री स्कूल 3 से 6 वर्ष तक बच्चों की पहुंच, नामांकन एवं साक्षरता। फिर तीसरा है सुविधा वंचितों को छात्रवृत्ति एवं संसाधन। और चौथा है उपरोक्त सभी। ओके, तो इसमें क्या होगा, हम देखते हैं कि नई शिक्षा नीति में हमारे क्या बात की गई है। तो देखिए लैंगिक एवं वर्गीय सहभागिता का लक्ष्य जो है 2030 तक रखा गया है, इसकी तो बात की गई है। प्री स्कूल 3 से 6 वर्ष तक बच्चों की पहुंच को, नामांकन एवं साक्षरता की भी बात की गई है। और तीसरा ऑप्शन है सुविधा वंचितों को छात्रवृत्ति एवं संसाधन की भी बात की, यानी कि सारे ऑप्शन सही है। तो आपका क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। तो इसका भी हो जाएगा आपको उपरोक्त सभी। फिर हम देखते हैं आगे आपका क्वेश्चन है कि स्कूल एजुकेशन के सम्यक प्रशासन। ओके, स्कूल एजुकेशन के सम्यक प्रशासन एवं प्रबंधन हेतु नई शिक्षा नीति में किस संकुल को ही दृष्टिकोण व उपागम का पर्याय माना गया है। क्या कहा गया है इसमें? फिर से हम एक बार देखते हैं कि स्कूल एजुकेशन के सम्यक प्रशासन एवं प्रबंधन हेतु नई शिक्षा नीति में किस संकुल को ही इस दृष्टिकोण व उपागम का पर्याय माना गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑप्शन क्या है हमारा। ऑप्शन है स्कूल के बजाय स्कूल कैंपस दृष्टिकोण। फिर अगला ऑप्शन है प्रत्येक स्कूल कैंपस को अर्ध स्वायत्त इकाई के रूप में। फिर तीसरा ऑप्शन है वर्ष 2033 तक स्कूल परिसरों का समूहन। और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका क्या, स्कूल के बजाय स्कूल कैंपस का दृष्टिकोण, ये भी सही है आपका। प्रत्येक स्कूल कैंपस को अर्ध स्वायत्त इकाई रूप में मान्यता देना, ये भी सही है आपका। और वर्ष 2023 तक स्कूल परिसरों का समूहन, ये भी सही है, यानी कि इसमें भी क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। ओके, इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि उपरोक्त सभी वाले थोड़ा ऑप्शन ज़्यादा लिए गए हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर थ्योरी की जानकारी थोड़ा अधिक मिल जाएगी। और थ्योरी प्लीज़ देखिएगा तो आपकी वैसे भी गलत नहीं होगी। फिर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा उच्च शिक्षा की संस्थागत संरचना के संबंध में नई शिक्षा नीति 2020 में कौन सा विशिष्ट उद्देश्य निर्धारित है। ओके, इसमें क्या कहा गया है कि उच्च शिक्षा की संस्थागत संरचना के संबंध में नई शिक्षा नीति 2020 में कौन सा विशिष्ट उद्देश्य निर्धारित है। तो इसमें कहा गया कि 2035 तक सकल नामांकन का अनुपात 50% तक बढ़ाना। फिर दूसरा ऑप्शन है आपका मिशन नालंदा तक्षशिला के तहत नई संस्थागत व्यवस्था। फिर अगला है स्वायत्त बहुविषयक एवं गुणवत्तापूर्ण संस्थानों का निर्माण। फिर अगला है IIT की तर्ज पर 10 इंस्टीट्यूट और लिबरल आर्ट्स एवं रिसर्च यूनिवर्सिटी। ओके, तो इसमें क्या है आपका पहला ऑप्शन क्या कहता है कि 2035 तक सकल नामांकन अनुपात, तो जो 2035 तक है सकल नामांकन अनुपात आपका 50% करने की बात की गई है। फिलहाल वर्तमान में क्या है 26.3% है, इसे बढ़ाकर 50% करने की बात की गई है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, तो आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाता है। फिर अगला है मिशन नालंदा तक्षशिला के तहत नई संस्थागत व्यवस्था करना, ये भी सही है।
और स्वायत्त बहुविषयक एवं गुणवत्तापूर्ण संस्थानों का निर्माण, ये भी सही है। और लास्ट आपका क्या है, IIT की तर्ज पर 10 इंस्टीट्यूट ऑफ लिबरल आर्ट एवं रिसर्च यूनिवर्सिटी, ये भी सही, यानी कि आपका उपरोक्त सभी इसमें भी सही हो जाएगा। सभी ऑप्शन सही हैं। आप बहुत ध्यान से इन चीज़ों को देखिएगा, क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका लो से लेके हाई के एग्जाम तक, जो भी टीचिंग एग्जाम है, सब में आपका ये क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन एकदम बेसिक से हाई तक हैं आपके। चलिए आगे की बात करते हैं। आगे है उच्च शिक्षा में रुझान एवं सीखने के लिए, ओके, उच्च शिक्षा में रुझान एवं सीखने के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के लिए नई शिक्षा नीति 2020 में कौन सा कदम उठाया गया है। क्वेश्चन रिपीट करते हैं एक बार। उच्च शिक्षा में रुझान एवं सीखने के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के लिए नई शिक्षा नीति 2020 में कौन सा कदम उठाया गया है। पहला आपका ऑप्शन है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, यानी कि CBSE में संशोधन किया गया है। और नेशनल हायर एजुकेशन अथॉरिटी द्वारा पाठ्यक्रम का विकास, ये भी आपका सही है। फिर तीसरा ऑप्शन है शैक्षिक वित्तीय एवं भावात्मक सहयोग को बढ़ावा, ये भी सही है। यानी कि कुल मिला के आपका उपरोक्त सभी आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी, तो ये हो गया आपका ऑप्शन सही। फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस वर्ष तक पूर्व विद्यालय से माध्यमिक कक्षा तक की शिक्षा को सार्वभौमिकरण करने का लक्ष्य नई शिक्षा नीति में रखा गया है। सीधे सीधे बात की गई है, नई शिक्षा नीति में कहा गया है कि शिक्षा का सार्वभौमिकरण की बात का लक्ष्य किस की शिक्षा नीति में किस वर्ष तक किया गया है। तो हम इसमें देखते हैं कि 2024 है, 2026 है, 2028 है, 2030। तो सही ऑप्शन आपका है 2030। 2030 तक शिक्षा के पूर्व विद्यालय से माध्यमिक कक्षा तक की शिक्षा का सार्वभौमिकरण करने का लक्ष्य नई शिक्षा नीति में 2030 तक रखा गया है। तो आपका ऑप्शन सही होगा 2030। ओके, फिर आगे हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि नई शिक्षा नीति 2020 स्कूली और उच्च शिक्षा दोनों में बहुभाषावाद को बढ़ावा देती है। आपने अगर थ्योरी पढ़ी होगी तो ये सारे लाइन टू लाइन आपका मैच कर रहा है कि नई शिक्षा नीति 2020 स्कूली और उच्च शिक्षा दोनों में बहुभाषावाद को बढ़ावा देती है। निम्नलिखित में से किस भाषा के लिए राष्ट्रीय अनुवाद एवं व्याख्या संस्थान बनाने की बात की गई है। तो देखिए बहुभाषावाद की बात की गई है यहाँ पर, और कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस भाषा के लिए राष्ट्रीय अनुवाद एवं व्याख्या संस्थान बनाने की बात की गई है। तो पहला ऑप्शन क्या है आपका, पाली एवं प्राकृत, दूसरा है प्राकृत एवं फारसी, और तीसरा क्या है, फारसी, पाली एवं फारसी। तो इन सभी की बात की गई है, सभी भाषाओं की संस्थान बनाने की बात की गई है, राष्ट्रीय अनुवाद एवं व्याख्या संस्थान। इस सीधे सीधे आपकी थ्योरी में एक एक लाइन बताई गई है। तो प्लीज़ थ्योरी को देखने के बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। ओके, इस थ्योरी की जो है लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दी जाएगी, तो प्लीज़ जाके देख लीजिएगा, क्योंकि आप ही के लिए फ़ायदेमंद रहेगी। फिर अगला क्वेश्चन हमारा है कि नई शिक्षा नीति 2020 प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कब मंजूरी दी। तो पहला ऑप्शन है आपका 25 जुलाई 2020, दूसरा ऑप्शन है 29 जुलाई, यहाँ पर आपका 2020 लिखा हुआ है। ओके, 29 जुलाई 2020। चलिए हम यहाँ पे काट के फिर से कर देते हैं। तो ये आपका उपरोक्त सभी हो गया था। तो पहला हम ऑप्शन क्या देखते हैं, 25 जुलाई 2020, दूसरा है 29 जुलाई 2020 आपका लिखा हुआ है यहाँ पर, और तीसरा ऑप्शन है आपका 31 जुलाई 2020, और चौथा है 1 अगस्त 2020। यहाँ भी 2020 ही लिखा गया है, ये थोड़ा आपका छिप गया है। तो इसमें आपका क्या हमने बताया था आपको कि नई शिक्षा नीति जो थी इसके गठन की बात आपकी 2017 में की गई थी, और कैबिनेट को मसौदा सौंपा गया था 2019 में, और जो मंजूरी मिली थी केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा ये आपकी 29 जुलाई 2020 को ये मंजूरी मिली थी। तो आपका आंसर क्या होगा, 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी थी। तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा 29 जुलाई 2020। फिर हम आगे देखते हैं, आगे का क्वेश्चन है आपका, आगे हम बात करते हैं कि नई शिक्षा नीति 2020 में ECCE का तात्पर्य है। तो पहला ऑप्शन है प्रारंभिक बचपन देखभाल एवं शिक्षा, दूसरा ऑप्शन है प्राथमिक बचपन एवं देखभाल शिक्षा, तीसरा है उच्च प्राथमिक देखभाल शिक्षा, और चौथा है निम्न प्राथमिक देखभाल शिक्षा। तो हम देखते हैं ECCE हमने पढ़ा है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो इन ये फुल फॉर्म हमने देखा है। तो ये क्या है, अर्ली चाइल्ड यानी कि प्रारंभिक बचपन, ओके, केयर यानी कि देखभाल, एवं एजुकेशन यानी कि शिक्षा। तो हमारा ऑप्शन सही ऑप्शन क्या हो जाएगा कि प्रारंभिक बचपन की देखभाल एवं शिक्षा, ECCE का फुल फॉर्म हो जाएगा अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा,
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें कहा गया है कि ECCE योजना का कार्यान्वयन निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा किए जाने का प्रावधान शिक्षा नीति 2020 में किया गया है। कहने का सीधे सीधे मतलब है कि ECC योजना जो है, तो नई शिक्षा नीति में जो है क्या बात की गई है कि किस मंत्रालय के द्वारा इसे कार्यान्वयन इसका किया जाएगा। तो पहला क्या है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, फिर दूसरा है महिला एवं बाल विकास, तीसरा है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, और चौथा क्या है, जनजातीय एवं मामले मंत्रालय। तो नई शिक्षा नीति के अनुसार इसे संयुक्त रूप से सभी के द्वारा ECC योजना का कार्यान्वयन करने की बात की गई है। तो इसमें हो जाएगा आपको उपरोक्त सभी सही हो जाएंगे। तो इसमें ये संयुक्त रूप से आपका ये कार्यान्वयन करेंगे। ओके, फिर हम आते हैं आगे के क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि नई शिक्षा नीति 2020, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं आपके, में किस कक्षा व ग्रेड से इंटर्नशिप के साथ व्यावसायिक कक्षा शुरू की जाने की बात कही गई है। सीधे हम देखते हैं ग्रेड से इंटर्नशिप की बात की गई है। तो ऑप्शन है आपका 6ठी ग्रेड, 10वीं ग्रेड, 8वीं ग्रेड और 12वीं ग्रेड। तो इसमें आपका सही हो जाएगा 6ठी ग्रेड। देखिए 6ठी कक्षा के बाद कहा गया है कि आप बच्चा अगर चाहे तो अपनी इच्छा अनुसार वो वोकेशनल कोर्स कर सकता है, इसमें उसको इंटर्नशिप कराई जाएगी, वोकेशनल कोर्स कर सकता है और बच्चे को यहाँ पर इंटर्नशिप कराई जाएगी, यानी व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी। तो बच्चे के ये डिपेंड करता है बच्चे के ऊपर, अगर करना चाहे तो कर सकता है, अगर ना करना चाहे तो कोई ज़रूरी नहीं है। तो सीधे सीधे आपका क्या आंसर हो गया कि 6ठी ग्रेड के बाद बच्चे को वोकेशनल कोर्स कराया जाता है, इसमें उनसे इंटर्नशिप कराई जाती है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पसंदीदा विषय के चुनाव बीच नई शिक्षा नीति में कोई भिन्नता व भेद नहीं करेगा। इसमें क्या कहा गया है कि किस पसंदीदा विषय के चुनाव के बीच में अगर कोई बच्चा चुनाव कर रहा है किसी सब्जेक्ट का, तो उसके बीच में नई शिक्षा नीति में कोई भी भिन्नता व भेद नहीं किया जाएगा। किस किस विषय में, कला एवं विज्ञान विषय में, पाठ्यक्रम एवं पाठ्येतर गतिविधि में, व्यावसायिक एवं शैक्षणिक विषय में या उपरोक्त सभी में। तो नई शिक्षा नीति में सीधे सीधे कहा गया है कि बच्चा अपनी इच्छा अनुसार कोई भी सब्जेक्ट ले सकता है, कोई किसी पे बाध्यता नहीं होगी, जिसमें उसका इंटरेस्ट है वो उस चीज़ में आगे बढ़ सकता है। तो इसमें क्या है, इसमें हमारा तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा। कला एवं विज्ञान भी सही होगा, पाठ्यक्रम में पाठ्येतर गतिविधि भी सही हो जाएगा और व्यावसायिक एवं शैक्षणिक विषय भी सही हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और आप थ्योरी देखेंगे तो आपको और बेहतर समझ में आएगा कि आप खुद ही ये सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। फिर आगे हम बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भाषा को नई शिक्षा नीति 2020 में मानकीकृत कर पाठ्यक्रम सामग्री विकसित की जाएगी। ओके, इसमें क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस भाषा को नई शिक्षा नीति 2020 में मानकीकृत कर पाठ्यक्रम सामग्री विकसित की जाएगी। तो ऑप्शन है आपका भारतीय संकेत भाषा यानी कि साइन लैंग्वेज, दूसरा है भारतीय अनुवाद भाषा यानी ट्रांसलेशन लैंग्वेज, तीसरा है भारतीय बहुभाषा यानी मल्टी लैंग्वेज या उपरोक्त सभी। तो इसमें क्या है, जो भारतीय संकेत भाषा है, भारतीय संकेत भाषा को मानकीकृत कर पाठ्यक्रम में विकसित करने की बात की गई है नई शिक्षा नीति में। जो बच्चे बोल नहीं सकते हैं उनके लिए ये सारी चीज़ों की व्यवस्था की गई है। फिर आगे हम बात करते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है कि योगात्मक आकलन यानी कि समेटिव असेसमेंट के बजाय NEP 2020 में किस तरह के आकलन पद्धति की बात की गई है। तो सीधे सीधे इसमें कहा जा रहा है कि योगात्मक आकलन की जगह पर NEP 2020 में किस आकलन पद्धति को अपनाने की बात की गई है। तो नियमित आकलन या रचनात्मक आकलन या योग्यता आधारित आकलन या उपरोक्त सभी। तो नई शिक्षा नीति 2020 में इन सभी आकलनों को अपनाने की बात की गई है, यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, यानी कि उपरोक्त सभी। तो हो गया आपका ये क्वेश्चन। फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसमें कहा गया है आपका कि किस नाम से, एक मिनट, हाँ, तो इसमें कहा गया है कि किस नाम से एक नया मानकीकृत व राष्ट्रीय आकलन केंद्र समग्र विकास के लिए प्रदर्शन, आकलन एवं समीक्षा और ज्ञान का विश्लेषण स्थापित किया गया है। तो किस नाम से इस केंद्र को स्थापित किया गया है। ऑप्शन है आपका परख, पहल, पंख और प्रयास। अगर आपने थ्योरी देखी होगी तो आपको तुरंत ध्यान आएगा कि इसका सही ऑप्शन है परख।
तो हम एक बार क्वेश्चन और रिपीट करते हैं कि किस नाम से एक नया मानकीकृत व राष्ट्रीय आकलन केंद्र समग्र विकास, ये किसके लिए, समग्र विकास के लिए, प्रदर्शन, आकलन एवं समीक्षा का ज्ञान के विश्लेषण के लिए स्थापित होगा। तो परख नाम है इस योजना का। फिर हम आगे देखते हैं आकलन केंद्र का। फिर आगे देखते हैं नई शिक्षा नीति 2020 में दिव्यांग बच्चों को किन साधनों के द्वारा नियमित स्कूली शिक्षा प्रक्रिया में भागीदार बनाने के लिए प्रयास किए गए हैं। तो पहला ऑप्शन है आपका प्रशिक्षण केंद्र व शिक्षाविदों की सहायता से, आवास एवं संसाधन केंद्र। फिर अगला क्या है आपका प्रौद्योगिकी उपकरण एवं सहायक उपकरण। फिर अगला है ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो इसमें क्या है कि सभी के द्वारा, प्रशिक्षण केंद्र एवं शिक्षाविदों की सहायता के द्वारा भी, आवास एवं संसाधन केंद्र, प्रौद्योगिकी उपकरण एवं सहायक उपकरण के द्वारा भी, और उपरोक्त सभी, यानी कि इन उपरोक्त सभी के द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 में दिव्यांग बच्चों के साधनों के द्वारा नियमित स्कूली शिक्षा प्रक्रिया में भागीदार बनाने के प्रयास किए जाएंगे। यानी ये सभी लोग संयुक्त रूप से मिलकर इनकी सहायता करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हो गई। फिर हम अगला देखते हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन, अगला कहा गया है क्वेश्चन कि प्रभावी शिक्षक निर्माण, ओके, प्रभावी शिक्षक निर्माण के क्रम में NEP 2020 तक राष्ट्रीय प्रोफेशनल मानक, ये भी पढ़ा है हमने, राष्ट्रीय प्रोफेशनल मानक निर्माण की जिम्मेदारी किस संस्था को दी गई है। हमने कई बार बताया था कि इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। तो इसमें क्या कहा गया है कि एक प्रभावी शिक्षक निर्माण के क्रम में NEP 2020 तक राष्ट्रीय प्रोफेशनल मानक यानी कि NPST के निर्माण की जिम्मेदारी किसे दी गई है। तो ये जिम्मेदारी दी गई है NCTE को, NCTE नेशनल काउंसिल टीचर्स एजुकेशन। इसे क्या है, इस चीज़ की जिम्मेदारी दी गई है, किसके निर्माण की, NPST के निर्माण की जिम्मेदारी किसे दी गई है, NCTE को दी गई है। फिर हम आगे क्वेश्चन देखते हैं कि विश्वविद्यालय की तर्ज पर स्कूलों में गुणवत्ता आकलन एवं प्रत्यायन संरचना के विकास की जिम्मेदारी शिक्षा नीति 2020 में किसे दी गई है। ओके, क्या कहा गया है कि विश्वविद्यालय की तर्ज पर स्कूलों की गुणवत्ता आकलन एवं प्रत्यायन संरचना के विकास की जिम्मेदारी शिक्षा नीति 2020 में किसे दी गई है, NCERT, CIE या CRC या SCERT जिम्मेदारी दी गई है SCERT को। तो ये जिम्मेदारी SCERT को दिया गया है। तो ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर। फिर हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आइए देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नई शिक्षा नीति 2020 में उच्च शिक्षा हेतु किए गए प्रमुख प्रावधान हैं। तो कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं, लचीला पाठ्यक्रम किया गया है, विषयों की रचनात्मक संयोजन ये भी किए गए हैं चीज़ें, और व्यावसायिक एवं बहुविषयी शिक्षा और उपरोक्त सभी। तो इन सभी चीज़ों की बात की गई है, लचीले पाठ्यक्रम की भी बात की गई है, विषयों का रचनात्मक संयोजन की भी बात की गई है, और बहुविषयों की तो बात की ही गई है, कई बार बात की गई है। नहीं, इसमें क्या सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी आपका सही हो जाएगा। फिर आगे हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन है IIT एवं IIM के समकक्ष देश में वैश्विक मानकों वाले किस निकाय को विकसित करने का प्रावधान किया गया है। क्या है ये है IIT एवं IIM के समकक्ष देश में वैश्विक मानकों वाले किस निकाय को विकसित करने का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन है आपका बहुविषयक शिक्षा अनुसंधान कोष या शोध विश्वविद्यालय। ये क्या लिखा है, शोध विश्वविद्यालय लिखा है, और यहाँ पर उपरोक्त सभी। तो इन सभी चीज़ों को विकसित करने का प्रावधान है किसे किसे, बहुविषयक शिक्षा को, अनुसंधान कोष को और शोध विश्वविद्यालय को, यानी कि उपरोक्त सभी को विकसित करने का प्रावधान है। फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ावा देने हेतु किस नेशनल निकाय को स्थापित करने की व्यवस्था नई शिक्षा नीति 2020 में की गई है। सीधे सीधे क्या कहते हैं इसमें कहते हैं कि उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ावा देने हेतु किस नेशनल निकाय को, कौन सा नेशनल निकाय है जिसकी व्यवस्था शिक्षा नीति में की गई है। तो यह है कौन सा है, नेशनल कमीशन फॉर हायर एजुकेशन, दूसरा है हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, तीसरा है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, और चौथा है इंडियन काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन। तो इसमें आपका सही हो जाएगा कि हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ओके, फिर हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर थोड़ा सा टेढ़ा हो गया फोटो खींचने में, तो लिखा है एक मिनट, हाँ, तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि HECI
HECI यानी कि हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत स्वतंत्र कार्यरत निकायों में शामिल है। यानी कि हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत स्वतंत्र कार्यरत निकायों में कौन कौन शामिल है, क्या क्या शामिल है। तो इसमें देखें, विनिमय के लिए निकाय, विनिमय के लिए निकाय या मानक निर्धारण के लिए निकाय, वित्तीयन के लिए निकाय या अनुदान एवं प्रत्यायन के लिए निकाय। तो इसमें क्या है, ये सभी चीज़ें क्या है इसमें शामिल हैं। तो हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्या क्या शामिल है, विनिमय के लिए निकाय, मानक निर्धारण के लिए निकाय, वित्तीयन के लिए निकाय और अनुदान एवं प्रत्यायन के लिए निकाय। तो इसमें क्या उपरोक्त सभी आपका सही है कि HECI यानी कि हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत स्वतंत्र कार्यरत निकायों में ये सभी चीज़ें शामिल हैं हमारी। हम आगे के क्वेश्चन की बात करते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है कि शिक्षा नीति 2020 में, शिक्षा नीति 2020 में विश्वविद्यालय के रूप में परिभाषित संस्थान है। किस किस विश्वविद्यालय को जो है शिक्षा नीति में विश्वविद्यालय के रूप में किसे किसे परिभाषित किया गया है। तो ध्यान से सुनिएगा, अनुसंधान केंद्रित विश्वविद्यालय, शिक्षण केंद्रित विश्वविद्यालय, स्वायत्त शासी या डिग्री दाता विश्वविद्यालय या उपरोक्त सभी। तो इनमें जो है इन तीनों चीज़ों की बात की गई है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो शिक्षा नीति 2020 में विश्वविद्यालय के रूप में किसे किसे परिभाषित, कौन कौन से परिभाषित संस्थान हो जाएंगे, अनुसंधान केंद्रित विश्वविद्यालय, शिक्षण केंद्रित विश्वविद्यालय, स्वायत्त शासी डिग्री दाता विश्वविद्यालय या उपरोक्त सभी। तो सभी हो जाएंगे इसमें, ये हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। फिर अगला हम क्वेश्चन देखते हैं कि अध्यापक शिक्षा शिक्षण के लिए NCERT की सलाह एवं ACTE 2021 तक तैयार होने वाले राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा है। ध्यान से सुनिएगा एक बार। चलिए इसको हम पहले इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए। लिखा है कि अध्यापक शिक्षा शिक्षण के लिए NCERT की सलाह पर, यानी कि NCERT की सलाह पर NCERT एवं SCTE के जरिए 2021 तक तैयार होने वाले राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा क्या है। तो ये आपकी क्या है रूपरेखा, NCERT है या NCF है या NCF, फिर दोबारा दे दिया है NCF, फिर एक है आपका NCFTF। तो आपका क्या हो जाएगा NCFTF यानी कि नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन। TE का मतलब है टीचर एजुकेशन, यानी शिक्षकों की शिक्षा के लिए ये चीज़ें की गई। यहाँ पर सीधा सीधा आपका क्वेश्चन से ही पता चल रहा है कि अध्यापक की शिक्षण शिक्षा के लिए NCERT की सलाह पर कौन सा पाठ्यक्रम तैयार किया गया। तो यहाँ आपका क्वेश्चन में ही आंसर लिखा हुआ है। तो नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर्स एजुकेशन, यानी कि शिक्षक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। तो ये आपका क्या हो जाएगा NCFTE, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर हम आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है कि नई शिक्षा नीति 2020 में शिक्षण कार्य करने की न्यूनतम योग्यता 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड BEd डिग्री किस वर्ष तक लागू होगी, किस वर्ष तक लागू करने का प्रावधान है। क्या कहा गया है कि जो शिक्षण कार्य किए जाएंगे आगे, तो उनमें सभी कोर्सों को हटाकर 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड BEd की डिग्री को केवल लागू किया जाएगा। तो ये 2030 तक ये सारे काम कर लिए जाएंगे। तो इसका सही आंसर होगा आपका 2030। ओके, तो 4 वर्षीय BEd इंटीग्रेटेड, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपका रिपीट भी है क्वेश्चन लेकिन इंपॉर्टेंट भी है। चलिए फिर हम आगे देखते हैं। आगे है आपका सीखने, आकलन करने, योजना और प्रशासन हेतु शिक्षा में तकनीकी व प्रौद्योगिकी की सुलभता हेतु किस संस्थान की स्थापना NEP 2020 में की जाएगी। क्या कहा गया है, सीखने, आकलन करने, योजना और प्रशासन, शिक्षा हेतु शिक्षा में तकनीकी, शिक्षा हेतु प्रशासन हेतु शिक्षा में तकनीकी स्थापना NEP 2000 एक बार और रिपीट करते हैं, गलत हो गया क्वेश्चन, सॉरी, वेरी वेरी रियली सॉरी। तो सीखने, आकलन करने, योजना और प्रशासन हेतु शिक्षा में तकनीकी व प्रौद्योगिकी की सुलभता हेतु किस संस्थान की स्थापना की जाएगी NEP में। तो पहला क्या है, राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी फोरम, दूसरा है भारतीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी फोरम, तीसरा है ऑनलाइन शैक्षिक तकनीकी फोरम और चौथा ऑप्शन है आपका ICT शैक्षिक फोरम। यहाँ पे आया नहीं है, ये ICT शैक्षिक फोरम है। तो इसमें आपका हो जाएगा राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी फोरम, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका ये क्वेश्चन। फिर हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये लास्ट स्लाइड है हमारी, लास्ट है, यहीं पे आपका ये क्लास खत्म हो जाएगी। तो क्या है, NEP 2020 में किस वर्ष तक 100% युवा प्रौढ़ साक्षरता
युवा प्रौढ़ साक्षरता प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है। ओके, क्या कहा गया है, NEP 2020 में किस वर्ष तक 100% युवा एवं प्रौढ़ साक्षरता की प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है। इसमें क्या कहा गया है, तो पहला ऑप्शन है 2024, 2028, 2026, 2030। तो इसका सही आंसर है 2030। तो इसमें बात की गई है कि 2030 तक सभी को शिक्षा प्राप्ति का लक्ष्य होगा। ओके, साक्षरता का लक्ष्य होगा। जितने भी बच्चे हैं 3 वर्ष से स्टार्ट करके 3 से वैसे 18 वर्ष की बात की गई है, लेकिन जहाँ तक हो पाएगा सभी को साक्षर किया जाएगा। फिर आगे देखते हैं, लाभ के बजाय व्यवहार आधारित शिक्षा में केंद्र राज्य निवेश का उद्देश्य शिक्षा नीति 2020 में रखा गया है ताकि GDP का शिक्षा में योगदान शीघ्र हो। तो पहला क्या है, 4% हो या 8% हो या 6% हो या 10% हो। तो इसका सही ऑप्शन है आपका 6%। तो सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि जो शिक्षा GDP में से शिक्षा को कितना % दिया जाएगा, 6% दिया जाएगा। तो ये चीज़ें आपकी हो गई। इसी के साथ आपके नए नीति 2020 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे वो सारे आपके ख़त्म हो गए। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए थे ये संभावित थे, थ्योरी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपके NEP खत्म हो गया। हम अगली क्लास में RTE यानी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 उससे रिलेटेड सभी क्वेश्चन करेंगे। वो भी थ्योरी हमने पूरी पढ़ ली है। आप प्लीज़ पहले थ्योरी पढ़ने के बाद ही क्वेश्चन करिएगा। पहले थ्योरी पढ़िए, उसके बाद सारे क्वेश्चन आपसे आराम से हो जाएंगे। तो ज़रूर बताइएगा क्लास कैसी लगी और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कैसी लगी, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जो आपके साथी हैं जिनका भी एग्ज़ाम है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम आपका होगा, सब में यहाँ से क्वेश्चन 100% बनने की संभावना है। 100% आपके क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। और जो भी आपकी डाउट होगा, जो भी चीज़ें हैं वो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, या थ्योरी क्लास में जाएंगे तो आपको एक लाइन टू लाइन एक भी क्वेश्चन, जो जितनी भी थ्योरी हमने पढ़ाई है वहाँ से बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं है। तो प्लीज़ आप जाके एक बार क्लास भी देख लीजिए। आपकी पढ़ी है NEP का पार्ट 1 भी पढ़ा है, NEP 2020 का पार्ट 1 और पार्ट 2 दो वीडियो NEP के पढ़े हैं। और हम कल RTE के क्वेश्चन कराएंगे, तो RTE की भी 2 क्लासेज हैं, तो आप देख सकते हैं। RTE 2009 की 2 क्लासेज हैं, ये भी आप देख लीजिए। तो क्लास देखने के बाद आपको ज़्यादा आसानी होगी। तो चलिए, इसी के साथ क्लास ख़त्म होती है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्लास कैसी लगी और कमेंट बॉक्स में भी लिखिए। धन्यवाद, जय हिंद।